हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई न्यूज़, जिसमें हम कवर करेंगे आरबीआई रिलेटेड सारी न्यूज़ जो कि पास्ट 6 मंथ्स में हो रखी हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारी रिगार्डिंग 100 डेज 100 पेज कैंपेन के बारे में। अब देखिए, इस लेक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा, इसके नोट्स की टेंशन मत लेना। जो इस लेक्चर की पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम यहाँ पे 100 डेज 100 पे कैंपेन के बारे में। ये किसने स्टार्ट किया? ये आरबीआई ने स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया? ताकि ये रिटर्न कर सके। क्या रिटर्न कर सके? अनक्लेम डिपॉजिट। अब ये क्या चीज होती है अनक्लेम डिपॉजिट? तो देखो, आरबीआई ने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक को, यहाँ पे ब्रांचेस की बात नहीं हो रही, बैंक की बात हो रही है, ठीक है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक बैंक को नेक्स्ट 100 डेज में क्या करना पड़ेगा? 100 पे करने पड़ेंगे। क्या चीज? अनक्लेम डिपॉजिट को वापस पे करना पड़ेगा कस्टमर को। अब ये अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है ये समझते हैं। देखो, आपका समझ लो एक बैंक में है सेविंग अकाउंट। आपका है एक बैंक में सेविंग अकाउंट और आप उसको अगले 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हो। मतलब उससे ना कोई पैसा विड्रॉल कर रहे हो, ठीक है, ना किसी को ट्रांसफर कर रहे हो। 2 साल तक आप उसमें से कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो। तो आपका अकाउंट क्या हो जाता है? आपका अकाउंट हो जाता है इनऑपरेटिव अकाउंट, ठीक है। अगर आप उसको चला नहीं रहे हो, उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है? इनऑपरेटिव अकाउंट में। और इस 2 साल के बाद अगले 8 साल तक भी अगर आप उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो 10 साल बाद, टोटल 10 साल हो गए ना, 2 साल पहले फिर उसके 8 साल आगे, ठीक है। तो अगर आप 10 साल तक उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो जो आपका अकाउंट होता है वो क्या कहलाया जाता है? अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है, अनक्लेम्ड अकाउंट। और जो भी आपके सेविंग अकाउंट में पैसा होगा वो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास। अब आरबीआई क्या करेगी इस पैसे का? आरबीआई इस पैसे को एक अकाउंट में मेंटेन करके रखती है, जिसका नाम क्या होता है? डेफ अकाउंट, ठीक है। आरबीआई के पास होता है एक डेफ अकाउंट। उसमें वो सारे ऐसे जो जो पैसे, जो अकाउंट 10 साल तक ऑपरेट नहीं किए जाते, ठीक है, उनका पैसा आरबीआई अपने पास मंगा लेता है और उसको कहाँ मेंटेन करता है? डेफ अकाउंट में, ठीक है। अब 10 साल बाद जैसे आप समझ लो ब्रांच गए, तो क्या होगा? पहले तो बैंक वाले आपसे केवाईसी लेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लेंगे। फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आरबीआई को सेंड करेंगे और आरबीआई क्या करेगा? इस डेफ अकाउंट से आपके हिस्से का पैसा विद इंटरेस्ट निकालेगा और आपके बैंक को वापस दे देगा, ठीक है। फिर बैंक वाले आपके सेविंग अकाउंट में डालेंगे और वहां से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो हमें इस प्रोसेस की इतनी जरूरत नहीं है समझने की। पर मेन बात यहाँ पे क्या है? एक तो 100 डेज 100 पे कैंपेन किसने चलाया? तो आपका आंसर होगा आरबीआई ने, ठीक है। दूसरा, अनक्लेम डिपॉजिट होने के लिए कितने साल का टेन्योर चाहिए होता है? तो 10 साल का टेन्योर चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप 10 साल तक अपने अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? अनक्लेम्ड अकाउंट, ठीक है। और उसमें जो डिपॉजिट होगा वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट बोला जाएगा और वो पैसा कहाँ चला जाएगा? डेफ अकाउंट में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि डेफ अकाउंट कौन मेंटेन करके रखता है? आरबीआई, ठीक है। और चौथा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? डेफ की फुल फॉर्म। तो डेफ की फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ठीक है। ये है आपकी डेफ की फुल फॉर्म। तो ये थी हमारी पहली न्यूज। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग आरबीआई एलआरएस स्कीम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये एलआरएस स्कीम क्या चीज है और फिर गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर क्या चेंजेस लाए हैं इसमें, ठीक है। तो देखो, एलआरएस जो स्कीम है वो कौन लेकर आया था? आरबीआई लेकर आया था। एलआरएस की फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये कब लाई गई थी इंडिया में? ये इंट्रोड्यूस की गई थी 2004 में। और इसका एम क्या था? देखो, सपोज कोई एक व्यक्ति है और उसने फॉरेन में जाना है, ठीक है, या उसने अपने बच्चे फॉरेन में डाल रखे हैं पढ़ने के लिए, या उसके फैमिली मेंबर फॉरेन में रहते हैं और उसने उनको पैसे भेजने हैं, वो इंडिया में है और उसने पैसे बाहर भेजने हैं। तो वो कैसे भेजेगा पैसे? बाय यूजिंग एलआरएस स्कीम, ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का यूज करके वो पैसे बाहर भेज सकता है। अब आरबीआई ने क्या कर रखा है? इसमें लिमिट लगा रखी है। लिमिट कितनी है इस पे? लिमिट है आपकी 2.5 लाख, 2.5 लाख यूएसडी डॉलर, ठीक है, 2.5 लाख यूएसडी डॉलर। और ये कब की है? 1 साल की, एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे भेज सकते हो? 2.5 लाख डॉलर भेज सकते हो बाहर। और इसके लिए आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने 2.5 लाख से ऊपर भेजने हैं पैसे बाहर, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, फिर आप इतने फॉरेन में किसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो, वो काफी लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो लोग क्या करते थे? लोगों ने एक लूप होल निकाल लिया इससे निकलने का। वो क्या है? समझ लो उनका बच्चा जो है वो बाहर पढ़ता है, ठीक है, बाहर स्टडी करता है फॉरेन में। तो वो क्या करेंगे? 2.5 लाख डॉलर तो उसको एलआरएस का यूज करके, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का यूज करके 2.5 लाख डॉलर तो उसको भेज देंगे, जिसके लिए इनको कोई अप्रूवल की जरूरत भी नहीं है। अब उसको वहां पे खर्चा करने के लिए क्या कर देंगे? अपने नाम पे एक आईसीसी, आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, अपने नाम का इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे और बच्चे को वो पकड़ा देंगे।
तो $2.5 लाख तो उन्होंने रेमिटेंस का थ्रू भेज दिए उसको, और वहां पे डेली खर्चा करने के लिए, डेली एक्सपेंडिचर के लिए क्या भेज दिया, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड बनवा के दे दिया बच्चे को, ठीक है। अब वो उसका यूज करके खर्चा कर रहा है वहां पे। और यहाँ पे क्या था, आज से पहले क्या था कि जो आपका फेमा का रूल 7 है, फेमा का रूल जो 7 है वो बोलता था कि जो भी आप बाहर फॉरेन में खर्चा कर रहे हो बाय यूजिंग आईसीसी इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, वो आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में काउंट नहीं होगा। ये बोलता था फेमा का रूल नंबर 7। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने और साथ ही साथ आरबीआई ने मिलके क्या डिसाइड किया कि जो फेमा का रूल 7 है, ठीक है, जो फेमा का रूल 7 है, जो लिवरेज देता है कि आप क्रेडिट कार्ड का यूज करो और उसको हम एलआरएस स्कीम में काउंट नहीं करेंगे, उसको उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। मतलब उन्होंने रूल नंबर 7 को स्क्रैप कर दिया पूरे एक्ट से। फेमा एक्ट 2000, जो फेमा एक्ट 2000 है, उसमें से रूल नंबर 7 को स्क्रैप कर दिया। अब आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का यूज करोगे और उससे जो एक्सपेंडिचर करोगे वो भी एलआरएस स्कीम में काउंट होगा, ठीक है। तो ये थी न्यूज आपकी। और साथ ही साथ उस पर कटेगा 20% टैक्स। यहाँ पे लिखा है ना 20% टीसीएस, तो 20% टैक्स कटेगा। और यहाँ पे देखना, दो चीज समझना, एक होता है आपका टीसीएस, ठीक है, एक होता है आपका टीसीएस और एक होता है आपका टीडीएस। तो दोनों में अंतर क्या होता है, देखो टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है, और टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोनों में अंतर क्या होता है, कुछ नहीं होता, नाम का फर्क है। देखो, जब भी आपको कभी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि आप सैलरी ले रहे हो, या आपने एफडी बना रखी है उस पर इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है, या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से रिटर्न ले रहे हो, तो वो क्या हुई, आपकी इनकम बनी, ठीक है। तो जब भी आपके इनकम के ऊपर टैक्स कटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, टीडीएस, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और जब भी आप खर्चा कर रहे हो, जैसे आपने कोई बुकिंग करवाई, ठीक है, फ्लाइट की बुकिंग कराई या कुछ चीज कार खरीदी या कुछ परचेज किया, ठीक है, तो उस पे जो आप एक्सपेंडिचर पे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मतलब जब भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो और आपका टैक्स कट रहा है उसको क्या बोलेंगे, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और जब भी आपकी इनकम बन रही है, इनकम जनरेट हो रही है, उस पर टैक्स जो कट रहा है उसको क्या बोलते हैं, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। तो टैक्स कितना डिडक्ट होगा, 20%। तो यहाँ पे देखो मेन क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन, एलआरएस की फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, एलआरएस इंडिया में कब आया, 2004 में। एलआरएस की लिमिट कितनी है एक फाइनेंशियल ईयर की, $2.5 लाख, ठीक है। फिर ये कह सकते हैं कि आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने मिलके फेमा का कौन सा रूल जो है वो स्क्रैप कर दिया, कौन सा रूल जो है वो हटा दिया। तो रूल नंबर 7 जो है फेमा एक्ट 2000 का, उसको उन्होंने हटा दिया। चौथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, फेमा की फुल फॉर्म। तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। और अब इस पे जो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है, इस पे टीसीएस कितना डिडक्ट होगा, अब टीसीएस डिडक्ट होगा 20%। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक एनबीएफसी है मुंबई बेस्ड। अब रिसेंटली हुआ क्या है, प्रोफेक्टस कैपिटल को मिला है सीओआर। सीओआर क्या होता है आपका, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन से एक्ट के अंडर, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011। और ये सर्टिफिकेट किसने प्रोवाइड किया है, ये प्रोवाइड किया है आरबीआई ने। अब हुआ क्या है इस न्यूज में, देखो, एक प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड नाम की एनबीएफसी है, जो कि देखो एनबीएफसी वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लोन प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है। वैसे ही एक एनबीएफसी ऐसी भी होती है जो फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जो ये प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है हमारी, ये एनबीएफसी जो है ये फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहती थी, किसको, एमएसएमई को। तो आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया है इनको, ये फैक्टरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं एमएसएमई को। अब यहाँ पे हम समझेंगे ये फैक्टरिंग सर्विसेज होता क्या है। सपोज एक कंपनी है, देखो शॉर्टकट में समझते हैं, समझ लोगे चीजों को तो वो आपको याद भी रहेगी लंबे टाइम तक, ठीक है। तो देखो फैक्टरिंग सर्विसेज होता क्या है, एक कंपनी है आपकी ए, और ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और ये बनाती है सपोज टायर, ठीक है। और वहीं पे एक बंदा है बी, ठीक है, जो है एक होलसेलर। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा ट्रेड कैसे होगा, ए टू बी, कि ए जो है वो टायर देगा बी को और बदले में बी से क्या लेगा, पैसे, ठीक है। ये इनका सिंपल सा ट्रेड साइकिल है। अब एक बार क्या हुआ, ए गया बी को टायर देने, तो बी ने क्या बोला कि भाई देखो टायर तो मैं ले लेता हूं, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है आपको देने के लिए, आप मेरे को 2 मंथ्स का टाइम दो, ठीक है, 2 महीने का वक्त दो, मैं आपके सारे टायर बेच के मार्केट से पैसा लेके आपको वापस कर दूंगा। तो ए ने भी कहा चलो कोई बात नहीं, आप 2 महीने का वक्त लो, हमें 2 महीने बाद पेमेंट कर देना, कोई जल्दी नहीं है। पर इसी बीच क्या हुआ, ए को पड़ गई पैसों की रिक्वायरमेंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट पड़ गई, ठीक है, एकदम से।
अब वो देखो, उसने 2 महीने का टाइम तो दे दिया बी को, अब बीच में तो उनको बोल नहीं सकता कि मेरे को पैसे दो। तो अब वो ये पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करेगा? एक तो होता है कि बैंक में जाके लोन ले ले, ठीक है, वो उसको काफी कॉस्टली पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, एक बीच में ना थर्ड पार्टी ढूंढेगा जिसका नाम है समझ लो सी। तो सी को बोलेगा देखो, बी ने मेरे से ये रही इनवॉइस, और बी ने मेरे से इतने का सामान खरीद रखा है, और वो मेरे को इतने टाइम बाद पैसे वापस करेगा, पर मेरे को पैसों की रिक्वायरमेंट चाहिए आज। तो आप एक काम करो, जो पैसे बी ने देने हैं वो आप मेरे को दे दो, बदले में ये इनवॉइस आप रख लो, और आप बी से 2 महीने बाद पैसे ले लेना। तो सी कहता है कोई बात नहीं, ऐसा हम कर तो लेंगे, पर मैं इस इनवॉइस का 80 to 90% ही दूंगा, पूरा नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो 80 to 90% वो इनवॉइस का जो है वो ए को देगा, और बी से पूरे 100% लेगा। तो जो बीच में पैसा बच गया वो इसकी कमीशन होती है, वही इसका प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ए को भी वक्त से पहले पैसा मिल गया, बी को भी 2 महीने का टाइम मिल गया पैसा चुकाने के लिए, और सी ने भी पैसे कमा लिए। तो ये जो सी है ये क्या है, इसको बोलते हैं फैक्टर, ठीक है। और ये जो सर्विस इसने प्रोवाइड की, इस सर्विस को क्या बोलते हैं, फैक्टरिंग सर्विसेज। ये होती है आपकी फैक्टरिंग सर्विसेज, ठीक है, कि आप किसी और के बिहाफ पे आप पेमेंट कर रहे हो और उससे बाद में पेमेंट ले रहे हो, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, यहाँ पे बी के बिहाफ पे पैसे किसने दिए, सी ने दिए, और बी से पैसे 2 महीने बाद ले लिए, ठीक है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की इसको बोलते हैं फैक्टरिंग सर्विसेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, कि कौन सी एनबीएफसी को लाइसेंस मिला है, तो प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एनबीएफसी को लाइसेंस मिला है, ठीक है। फिर ये कहाँ बेस्ड है एनबीएफसी, ये है मुंबई बेस्ड एनबीएफसी, ठीक है। फिर कौन से एक्ट के तहत इसको ये लाइसेंस मिला है, तो देखो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 के तहत मिला है, और किसने प्रोवाइड किया है, आरबीआई ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग G20 टैक्स प्रिंट्स के बारे में। तो देखो टैक्स प्रिंट क्या होता है, बेसिकली आपका एक कंपटीशन होता है। इसमें होता क्या है, आपको एक टास्क दी जाएगी, एक प्रॉब्लम दी जाएगी, और जो उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वो उस कंपटीशन का विनर होता है, और उसको मिलता है कैश रिवॉर्ड 40 लाख का, 40 लाख का कैश रिवॉर्ड मिलता है। और जो इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं उन्हें 8 लाख रुपीज का स्टाइफंड भी मिलता है, ठीक है। उन्हें 8 लाख रुपए का स्टाइफंड मिलता है, और जो विनर होता है उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं। तो देखो ये जो G20 टैक्स प्रिंट 2023 थी, ये कंडक्ट कहाँ हुई, इंडिया में। और किसने करवाई, आरबीआई ने। देखो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है इस वक्त, इंडिया के पास है। तो इंडिया की तरफ से कौन था, आरबीआई। और इसने किसके साथ मिलकर करवाई, BISIH। अब इसमें BIS का मतलब क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, बेजल स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसका एक इनोवेशन हब है, उसने आरबीआई के साथ मिलकर ये G20 टैक्स प्रिंट कंडक्ट करवाई। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये टैक्स प्रिंट का कौन सा एडिशन था, ये था 4th एडिशन। इससे पहले 3 टैक्स प्रिंट और हो चुकी हैं, कब कब, 2020, 21 और 22 में, ठीक है। और ये रही उनकी थीम्स। तो ये थीम्स मेरे ख्याल से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना है पहली कब हुई थी एडिशन, पहला एडिशन कब हुआ था, 2020 में, और ये कहाँ हुआ था, सऊदी अरेबिया में। ये बात याद रखना, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट एडिशन पूछ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैंने आपको कहा था टैक्स प्रिंट था कंपटीशन, इसमें आपको क्या दी जाती है, प्रॉब्लम। तो जो ये 4th एडिशन था जो इंडिया में कंडक्ट हो रहा है 2023 वाला, इसमें आपको टोटल 3 प्रॉब्लम्स दी गई। पहली प्रॉब्लम हमने पहले भी डिस्कस की, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, AML CFT। AML क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT क्या है आपकी, कंबैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मतलब मेन टास्क क्या है इसमें, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो टेरर फंडिंग हो रही है उसको कैसे हम खत्म करें, कैसे रिड्यूस करें, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी फॉरेन एक्सचेंज, जो आप करेंसी एक्सचेंज करते हो एक दूसरी कंट्री के साथ, वो उसके लिए हम स्मूथ प्लेटफॉर्म बना सकें, ठीक है। और डेवलपिंग इकोनॉमिक्स जो है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको स्मूथली फंक्शन कर पाए फॉरेन एक्सचेंज में। दूसरी प्रॉब्लम ये थी। और तीसरी प्रॉब्लम है जो मेन है, वो क्या है, देखो हर कंट्री का होता है एक सेंट्रल बैंक, और हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अब क्या बना रहा है, डिजिटल करेंसी। तो ये फुल फॉर्म क्या हुई, CBDC की, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस बॉर्डर CBDC हो सके टेक्नोलॉजी का यूज करके स्मूथली। तीसरी प्रॉब्लम ये थी। और ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हर कंट्री अब क्या चाह रही है, डॉलर और यूरो जो है, ठीक है, डॉलर और यूरो की मोनोपोली खत्म करना चाह रही है, अपनी उन पे डिपेंडेंस कम करना चाहती है, ताकि वो अपनी करेंसी को बूस्ट कर पाए, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी डिजिटल करेंसी बना रही है, और वो चाहती है जो दूसरी कंट्री के साथ अगर ट्रेड कर रही है तो वो अपनी डिजिटल करेंसीज में ही ट्रेड कर पाए। तो उसके लिए एक स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाना, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला तो G20 टैक्स प्रिंट कहाँ हेल्ड हुई, इंडिया में, ठीक है। किस किस ने हेल्ड करवाई, आरबीआई ने और
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के इनोवेशन हब ने, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है आपका बेजल स्विट्जरलैंड में। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, ये कौन सा एडिशन की टैक्स प्रिंट थी, तो ये थी 4th एडिशन की टैक्स प्रिंट। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है, इसकी थीम क्या थी, थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। छठा क्वेश्चन बन सकता है, इस टैक्स प्रिंट में टोटल कितनी प्रॉब्लम्स दी गई थी, तो टोटल प्रॉब्लम दी गई थी 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है। सातवां क्वेश्चन आपकी फुल फॉर्म के ऊपर बन सकता है कि एएमएल की फुल फॉर्म, सीएफटी की फुल फॉर्म या सीबीडीसी की फुल फॉर्म। सीबीडीसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो ये इन तीन की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहला एडिशन कब और कहां हुआ था, तो सबसे पहला एडिशन 2020 में हुआ था, और कहां हुआ था, सऊदी अरेबिया में। तो चलो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं आरबीआई की रिपोर्ट, जो कि किसके ऊपर है, करेंसी एंड फाइनेंस की। देखो आरबीआई की रिपोर्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। सजेस्टिंग करंट कार्बन प्राइसिंग सिस्टम फॉर इंडिया। अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश कौन करता है, ये पब्लिश करता है हमारा आरबीआई। पर ये रिपोर्ट बनाता कौन है, इसमें जो डाटा है, ओपिनियन है, रिसर्च है, वो किसने किया है, वो किया है डीईपीआर ने, ठीक है। डीईपीआर वो क्या है, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। इसने ये सारा काम किया है, बाकी पब्लिश किसने किया है, पब्लिश सिर्फ आरबीआई ने किया है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट की थीम क्या थी, टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, टुवर्ड्स ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ठीक है। अब देखो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, मैं आपको सीधा लिख के बताता हूं, बाकी आप ये पीपीटी में पढ़ लेना जब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि इंडिया का जो टारगेट है 2030 का, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का, उसको अगर इंडिया को फुलफिल करना है, तो उसको आज से 2023, ठीक है, आज से हर साल अपनी जीडीपी का 2.5% जो है अपनी जीडीपी का, वो उसको ग्रीन एनर्जी की तरफ खर्चना पड़ेगा, अगर उसको 2030 वाला टारगेट पूरा करना है। और ये खर्चा कितना बैठेगा, लगभग 2030 तक 85.6 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2030 का इंडिया का टारगेट क्या है, तो इंडिया का टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इंडिया का टारगेट क्या है 2030 का, तो 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी। साथ ही साथ इंडिया का एक और टारगेट है, वो है आपका 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना, कंपनी नहीं कंट्री बनना, ठीक है, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना। अब यहाँ पे इन्होंने दो मेथड बताए हैं, ठीक है, दो मेथड और बताया कि आप अगर आप चाहते हो आपकी कंट्री में जो कंपनीज हैं उनका कार्बन एमिशन कम हो, तो उसके लिए इन्होंने दो मेथड बताए हैं। देखो इन्होंने प्रेफर किया है कि जो हर कंपनी है उस पर कार्बन टैक्स लगाओ, ठीक है, कि उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और कार्बन एमिशन कम होगा। पर इन्होंने प्रैक्टिकली क्या बोला है कि देखो अगर आपको कार्बन एमिशन एकदम से कम करना है तो सबसे बेस्ट तरीका है कार्बन टैक्स लगाना। पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एकदम से कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस करना। तो आप पहले क्या कीजिए, ईटीएस को लाइए। ईटीएस क्या है, आपका इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखो कार्बन टैक्स कैसे काम करेगा ये बताता हूं मैं आपको। कार्बन टैक्स काम करेगा कि आपको एक सेटअप दे देंगे कि भाई अगर आप इस रेंज से लेके इस रेंज तक अगर आप कार्बन एमिशन करते हो तो आप पे इतना % टैक्स लगेगा। फिर अगर दूसरी रेंज जैसे आपकी, जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है कि आपकी सैलरी इससे इसके बीच में तो आपको इतना % टैक्स देना पड़ेगा, इससे इसके बीच में तो इतना % टैक्स देना पड़ेगा। वैसे ये कार्बन टैक्स लाने की बात कर रहे हैं कि अगर आप एक एक कंपनी जो है वो कुछ % कार्बन एमिशन करती है तो उस पर कुछ % टैक्स लगा दीजिए। फिर अगर उससे ज्यादा एमिशन करती है तो ज्यादा टैक्स लगाइए, फिर और ज्यादा एमिशन करती है तो और ज्यादा लगाइए, ठीक है। पर ये क्या कह रहे हैं कि एकदम से टैक्स लगाओगे तो उससे बवाल उठ सकता है कंट्री में। तो आप पहले क्या कीजिए, ईटीएस लाइए। ईटीएस क्या है, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। देखो ये काफी अच्छी चीज है, इसको समझने में मजा आएगा आपको। ये कैसे काम करेगा, ये एक तरीके से कार्बन का, ठीक है, कार्बन एमिशन का स्टॉक मार्केट होगा। स्टॉक मार्केट इसमें क्या होगा, मतलब एक तरीके से जैसे इंडिया में बोल देंगे कि जो एक कंपनी है, समझ लो कंपनीज जो हैं वो 10 टन तक कार्बन एमिशन कर सकती हैं, ठीक है, उसके ऊपर उसको पेनल्टी लगेगी, ठीक है, 10 टन तक कार्बन एमिशन कर सकती है। अब क्या होगा, एक कंपनी है समझ लो ए, एक कंपनी है बी। अब ए ने पूरे साल में कार्बन एमिशन की, देखो अलाउ कितना है दोनों को, 10 टन, ठीक है। पर ए ने कितना एमिशन किया, एमिशन कितना किया, समझ लो 5 टन का किया, ठीक है। और बी का क्या हो रहा है, 13 टन का एमिशन हो रहा है, ठीक है, 13 टन। देखो लिमिट थी 10, इसने कर कितना रहा है 13। इसकी लिमिट कितनी थी, इसकी भी 10 थी, पर इससे कितना एमिशन हो रहा है 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो बी ने 3 टन एक्स्ट्रा एमिशन किया तो इस पे तो हैवी पेनल्टी लगेगी सरकार की तरफ से। तो ये क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे, कार्बन एमिशन स्टॉक मार्केट, ठीक है। वहां पे क्या होगा, देखो ए के पास 5 टन बचा हुआ है अभी खर्चने को, ठीक है।
तो ए क्या कहेगा कि देख मेरे पास तो 5 टन की अभी क्षमता है खर्चने की, पर मेरे किसी काम की नहीं है, तो क्या करो आप, जो मेरी 5 टन की जो वैल्यू बची हुई है ना, उसमें से 3 टन आप रख लो, ठीक है, बदले में इसको क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट की तरह कि जो कंपनी कम एमिशन कर रही है वो अपना कोटा जो है कमीशन का वो दूसरी कंपनी को बेच देगी। उससे क्या होगा, देखो दूसरी कंपनी इससे कोटा खरीद लेगी और इस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। इससे होगा क्या, टेक्निकली कंपनीज को मोटिवेशन मिलेगी कि वो अपना मिशन कम करे और जो अपना कोटा बचा है उसको मार्केट में बेचे, ठीक है। तो पहले ऐसे शुरुआत कीजिए, फिर कार्बन टैक्स लाइए। तो ये रिपोर्ट ये बोल रही है बेसिकली। तो इस रिपोर्ट पे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो 2030 का टारगेट क्या है इंडिया का, ठीक है, इंडिया जो है कार्बन न्यूट्रल कंट्री कब तक बनना चाहती है, फिर कितना परसेंट जीडीपी का खर्च करना पड़ेगा इंडिया को, 2.5%, ठीक है, टोटल खर्चा कितना बैठेगा 2030 तक, 85.6 लाख करोड़, और ईटीएस की फुल फॉर्म मिशन ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। थीम क्या आपकी, टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग केवाईसी इंस्ट्रक्शंस ऑन वायर ट्रांसफर। अब वायर ट्रांसफर होता क्या है, ये होता है आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। जब भी आप पैसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहे हो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो उसको क्या बोलते हैं, वायर ट्रांसफर। इसके एग्जांपल जैसे समझो, इसके एग्जांपल होते हैं आपके जैसे एनईएफटी हो गया आपका, फिर आपका आरटीजीएस हो गया, फिर आपका आईएमपीएस हो गया। ये तो हो गए डोमेस्टिक एग्जांपल। फिर अगर आप फॉरेन में पैसा भेज रहे हो, ठीक है, इंडिया से बाहर पैसा भेज रहे हो, तो आप एफएक्स आउट का यूज करोगे, फॉरेन रेमिटेंस करोगे, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किस चीज के, वायर ट्रांसफर के, जिसमें से काफी इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक है आपका एनईएफटी और एक है आपका आरटीजीएस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ स्टैटिक पोर्शन की तरफ से, ठीक है। तो इस पे हमने पहले ही वीडियो बना रखी है जो कि आपको हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पे जाके प्लीज चेक करिएगा इसको, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आरबीआई की, ठीक है। तो देखो आज की डेट में ग्लोबली सबसे ज्यादा चिंता किस बात पे हो रही है, दो बातों पे। एक है आपका एएमएल और दूसरा है आपका टेरर फंडिंग, ठीक है, टेरर फंडिंग। और एएमएल क्या आपका, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इनके ऊपर सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए और टेरर फंडिंग को रोका जाए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ध्यान इस पे दिया जा रहा है। तो ग्लोबली इस चीज को रोकने के लिए क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो रखा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और इंडिया में इस चीज को रोकने के लिए किस चीज का फॉर्मेशन हो रखा है, FIUND, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीआई ने भी एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। अब आरबीआई कहता है कि जो भी व्यक्ति, ठीक है, डोमेस्टिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा भेज रहा है, तो उसके लिए मैंडेटरी क्या है कि भाई उसका बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। जो पर्सन भेज रहा है उसको क्या बोलेंगे, जो पैसे भेज रहा है उसको बोलेंगे ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर। और जिसको पैसे मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, बेनिफिशियरी, उसको बोलेंगे बेनिफिशियरी, ठीक है। तो आरबीआई कह रहा है कि अगर आप डोमेस्टिकली ये ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो देखो ओरिजिनेटर का बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। और अगर ओरिजिनेटर का पास बैंक अकाउंट नहीं है तो 50,000 और उससे ऊपर की ट्रांजेक्शन करता है वो, तो उसको प्रॉपर केवाईसी अपने देने पड़ेंगे, साथ ही साथ बेनिफिशियरी की भी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। यह आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, फॉर डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर ऑफ ₹50,000 और उससे ऊपर। और कंडीशन क्या है, ओरिजिनेटर का अगर बैंक अकाउंट नहीं है। देखो अगर बैंक अकाउंट होगा तो जाहिर सी बात है चेक देगा आपको, ठीक है। और बैंक अकाउंट होगा तो अकाउंट में सारी डिटेल्स होती है पर्सन की, साथ में उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी लगे होते हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ओरिजिनेटर का अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, तो उसको अपने प्रॉपर केवाईसी देने पड़ेंगे। और बैंक को क्या करना पड़ेगा, जो भी डाउटफुल केस लग रहा है उसको कि ये पैसा गलत जगह से आ रहा है, इस पैसे का सोर्स गलत है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन को किसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, FIUND को, ठीक है। FIUND क्या है आपका, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये था आपका आरबीआई अपडेटेड केवाईसी इंस्ट्रक्शन और वायर ट्रांसफर, ठीक है। पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, देखो वायर ट्रांसफर की बात हुई है तो कहीं ना कहीं नेफ्ट और आरटीजीएस से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन बन सकता है आपको कि डोमेस्टिक वायर की लिमिट कितनी रखी है, तो वो कितनी रखी है, 50,000 एंड अबव। और किसके लिए, जब ओरिजिनेटर के पास अकाउंट नहीं है, वो अकाउंट होल्डर नहीं है, ठीक है, तब ये लिमिट रखी है 50,000 एंड अबव की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका लाइबोर के बारे में। तो देखो लाइबोर की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट बनती है आपकी। तो फुल फॉर्म क्या है लाइबोर की, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। यहां पे मैं लिखना भूल गया, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। और इसको कौन पब्लिश करता है, इसको पब्लिश करता है एफसीए। एफसीए क्या है आपका, फाइनेंशियल कंडक्टिंग अथॉरिटी, ये एक यूके बेस्ड है, ठीक है। तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। और इंडिया का क्या है, माई4। माई4 क्या है, मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट, ठीक है। ये है
माई4। इसको कौन पब्लिश करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आरबीआई ने क्या कहा है, 1 जुलाई से इन दोनों का यूज कर देंगे बंद। ठीक है, इन दोनों का यूज करना कर देंगे बंद। अब ये यूज किस लिए होते थे? इंटर बैंक और इंटर बैंक, जो इंडिया के इंटर बैंक हो गए और सेंट्रल बैंक हो गए अदर कंट्रीज के, उनके बीच में ट्रांजैक्शन के लिए इन रेट्स का यूज करते थे। ठीक है, पर आरबीआई ने क्या कह दिया, अब जुलाई 1 2023 से इसका यूज करना कर देंगे हम बंद। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने एकदम से आज बोला। ठीक है, इन्होंने ये कंडीशन दे दी थी रोड मैप ऑफ लाइबोर ट्रांजिशन 2021 में। ठीक है, 2021 में ही आरबीआई ने बोल दिया था कि भाई आपने इससे स्विच करना है, अपने आप को लाइबोर और माई4 से स्विच करना है। किसकी तरफ? देखो, अब ये दोनों रेट अगर बंद कर दिए तो कोई ना कोई रेट तो चाहिए आपस में ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो उस रेट का नाम क्या है? ARR, अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। ठीक है, और 2021 में आरबीआई ने बोला था कि आप धीरे धीरे अपनी डिपेंडेंसी लाइबोर और माई4 पे बंद कर दो और अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट की तरफ मूव ऑन करो। ठीक है, और 1 जुलाई 2023 को क्या कर दिया इन्होंने? अब कर दिया इन्होंने मैंडेटरी कि अब आप ना लाइबोर यूज कर पाओगे ना माई4। अब आप यूज करोगे तो क्या करोगे? सिर्फ अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। ठीक है, तो देखो 2021 से लेकर 2023 2 साल दिए अपने आप को चेंज करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद अब मैंडेटरी कर दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक तो आपका बन सकता है लाइबोर की फुल फॉर्म। तो लाइबोर की फुल फॉर्म क्या है? लेंडर इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका माई4 की फुल फॉर्म। माई4 की फुल फॉर्म क्या है? मुंबई इंटर बैंक फॉरवर्ड आउटराइट रेट। अब देखो, लाइबोर को कौन पब्लिश करता था? फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, जो कि कहां थी? यूके की। ठीक है, माई4 को कौन पब्लिश करता है? फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इन दोनों को रिप्लेस करके कौन सा रेट चालू होगा इंडिया में? वो होगा आपका अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। और ये कब से बंद किया है? जुलाई 1 2023 से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी रिगार्डिंग सरप्लस टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो गवर्नमेंट को देता है, वो इस बार इसने कितना दिया है? 87,416 करोड़। तो ये जो फिगर है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो कितना पैसा दिया है आरबीआई ने गवर्नमेंट को एज अ सरप्लस? 87,416 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ठीक है, और ये पिछले साल वाला फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले साल वाला कौन सा होगा? 2021-22। उसके कंपैरिजन में कितना है? 188% मोर है। ठीक है, 188% मोर है। तो ये भी चीज पूछ सकता है आपसे कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार कितना ज्यादा दिया है? तो 188%। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में दिया कितना था टोटल? वैसे 30,307 करोड़। तो ये तीन डाटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वाला, पिछले फाइनेंशियल ईयर वाला, और जो इस बार वाला है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कितना ज्यादा है, तो 188%। अब अच्छा, आरबीआई अपना सरप्लस गवर्नमेंट को देता क्यों है? कहां लिखा गया है कि आरबीआई को अपना सरप्लस गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? तो ये लिखा गया है सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है और इसका एक सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से थे। आज की पढ़ते हैं लास्ट न्यूज, वो है हमारी आरबीआई अप्रूव्स द वॉलंटरी अमेलगमेशन। अब यहाँ पे देखिए, वॉलंटरी का मतलब होता है खुद की इच्छा। ठीक है, जो इच्छा खुद से कर रहा है। ठीक है, और अमेलगमेशन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने अलाउ किया है मराठा सहकारी बैंक। ठीक है, मराठा सहकारी बैंक जो कि मुंबई बेस्ड है। ठीक है, और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक जो कि पुणे बेस्ड है। ठीक है, इनका आपस में अमेलगमेशन, मतलब ये आपस में जुड़ना चाहते थे और आरबीआई ने वो सैंक्शन कर दिया है। ठीक है, और ये कहां से अप्रूवल मिला इनको? सेक्शन 44A विद रेड विद सेक्शन 56 ऑफ बीआर एक्ट 1949। ठीक है, और यहाँ पे वॉलेंटरी अमेलगमेशन की बात करें तो ये कहां मेंशन किया गया कि भाई दो कंपनीज आपस में वॉलेंटरी अमेलगमेशन हो कर सकती हैं? ये लिखा गया है आपका कंपनीज एक्ट में। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 है, वहां मेंशन किया गया है कि अगर दो या दो से ज्यादा कंपनी अपनी खुद की इच्छा अनुसार एक में आपस में जुड़ना चाहती है तो वो जुड़ सकती है। ये कहां मेंशन किया गया है? देखो, अमेलगमेशन की बात की जाए कि वॉलेंटरी अमेलगमेशन कहां मेंशन किया है, तो वो किया है आपका द कंपनीज एक्ट 2013 में। और अगर बात की जाए कि इस बैंक को लाइसेंस कहां से मिला, कि भाई आरबीआई ने सैंक्शन कर दिया दोनों बैंक्स को आपस में जुड़ने के लिए। ठीक है, फिर उसको लाइसेंस कहां से मिला, तो वो मिला इनको सेक्शन 44A4 एंड सेक्शन 56 ऑफ बीआर एक्ट 1949। तो ये थी कुछ हमारी आरबीआई रिलेटेड न्यूज पास्ट 6 मंथ्स की पार्ट 1। बहुत जल्द हम पार्ट 2 के साथ आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।